हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। DSSB TGT नेचुरल साइंस की इस MCQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम 95 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसी सीरीज़ को आज के बढ़ाते हुए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसके क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कोल्ड। ऑप्शन ए कोलोस्ट्रम, बी फर्स्ट मिल्क, सी मिल्की वाटर एंड डी नन ऑफ दिस। तो जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रॉम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन बर्ड्स एंड मैमल्स। बी, कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। C, polyspermy is prevented by chemical changes on the egg surface. And D, in the human female, implantation occurs almost 7 days after fertilization. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बी ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि जो कोलोस्ट्रम है वो क्या कंटेन करता है, एंटीबॉडीज़ एंड न्यूट्रिएंट्स दोनों को ही कंटेन करता है। ठीक है। डी ऑप्शन जो है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, कि जो फीमेल है उसमें इम्प्लांटेशन कब होता है, अबाउट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोस्ट्रम कंटेन्स ए एंटीबॉडीज, बी न्यूट्रिएंट्स, सी एंजाइम्स एंड डी बोथ ए एंड बी। तो ये अभी मैंने आपको बताया है कि जो कोलोस्ट्रम है वो क्या कंटेन करता है, बोथ एंटीबॉडीज़ एंड न्यूट्रिएंट्स दोनों ही कंटेन करता है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री कमेंस द एक्शन प्लान एट नेशनल लेवल टू अचीव टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने क्या किया है, एक्शन प्लान स्टार्ट किया एट नेशनल लेवल टू अचीव टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है पूरा उसको एज अ सोशल गोल कंसिडर करके उसको क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो कौन सी कंट्री है, ऑप्शन ए चाइना, बी जापान, सी इंडिया एंड डी अर्जेंटीना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इंडिया। ठीक है, इंडिया ने ये सबसे पहले स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while providing sex education to adolescent at school, which attribute would be least significant। मतलब सेक्स एजुकेशन देते टाइम कौन सी बात है जिसको हम सबसे कम इम्पॉर्टेंस देंगे या कम सिग्निफिकेंट देंगे। ऑप्शन ए, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ये तो बिल्कुल ही सही बात है, इसको तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन अबाउट पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन की बात की गई है। नेक्स्ट ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं हम। इंफॉर्मेशन अबाउट STDs एंड एड्स, यस, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑप्शन नंबर डी, डिस्करेजिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स रिलेटेड टू सेक्शुअल प्रैक्टिसेस। तो ये भी बताना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अभी पोस्ट नेटल जो केयर है उसकी बात जो है लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर हम इन चारों ही ऑप्शंस को देखें। क्योंकि देखो, पोस्ट नेटल जो केयर है मदर और चाइल्ड की, वो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे पूछा है स्कूल लेवल पे हम उनको क्या एजुकेशन देंगे। तो अभी जो है बच्चा क्या हो रहा है, एडोलेसेंट की एज में आ रहा है, तो जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी बॉडी में, जो भी
हाइजीनिक मेंटेन करने की बात है, तो इन सब पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCH प्रोग्राम हेल्प्स टू कर्ब। तो यहाँ बताना है कि RCH जो प्रोग्राम है वो किसके लिए चलाया गया था। ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बी फीमेल फीटिसाइड, सी सेक्स अब्यूज़ एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दिस। इन सभी चीज़ों के लिए जो है RCH प्रोग्राम चलाया गया था। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस हेल्प टू चेक और प्रिवेंट। ए फीमेल फीटिसाइड एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, बी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सी जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीटस एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो, जो एमनियोसेंटेसिस है वो किसके लिए, किसके चेकअप के लिए होता था और यहाँ उसको बैन कर दिया गया है। एमनियोसेंटेसिस जो है वो क्या होता है, देखिए जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर से कुछ सेल्स निकाल के क्या किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं कि उसके अंदर जो है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन से डिसऑर्डर टेस्ट करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज़ करते थे। तो आपको याद रखना है जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। इट फेल्स टू डिटेक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसको बैन क्यों किया गया है। तो इसको बैन करने का रीज़न क्या था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, फीमेल फीटिसाइड एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, मोस्टली किसके लिए, फीमेल फीटिसाइड, क्योंकि इस टेक्निक से क्या होता है, जो चाइल्ड है, जो एम्ब्रियो है, उससे क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है। और सेक्स डिटर्मिनेशन होने के बाद लोग क्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं। तो इस वजह से क्या कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, amniocentesis can be used to detect all the listed disease except A hemophilia, B malaria, C sickle cell anemia and D डाउन सिंड्रोम। तो इसके अंदर देखो क्या आएगा, मलेरिया जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ये जितनी भी डिजीज़ है, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनोमिया, डाउन सिंड्रोम, ये जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एमनियोसेंटेसिस से हम जेनेटिक जो डिसऑर्डर है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मलेरिया को डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो मलेरिया क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इट इज़ यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, यहाँ पे देखो ये एमनियोसेंटेसिस की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस की बात की गई है यहाँ पे। ए ऑप्शन, इट इज़ यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। बी ऑप्शन, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। सी, it can be used for detection of cleft palate. D, it is usually done when woman is 14 to 16 weeks pregnant. तो यहाँ पे पूछा गया है कि रॉन्ग जो है वो क्या है। देखो, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमनियोसेंटेसिस में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, तो ए जो है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। हमसे यहाँ क्या पूछा है, इनकरेक्ट। अब जो बी है डाउन सिंड्रोम, उसका भी हम पता कर सकते हैं क्योंकि ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है। ठीक है, इट इज़ यूजुअली डन व्हेन वुमेन इज़ 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट क्लेफ्ट पैलेट, ये क्या है, रॉन्ग है। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, जो लिप्स है ना वो थोड़े से अपवर्ड की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक लिप्स से रिलेटेड एक क्या होता है, एक कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, next question, a population with declined infant mortality rate would show A zero growth, B increased growth, C decreased growth and D fluctuating growth। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीज्ड ग्रोथ। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है जिसमें क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है अगर वो डिक्रीज हो रहा है
तो अच्छी बात है ना यहाँ पे कि इन्फेंट्स की डेथ कम हो रही है, तो क्या है, ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी ऑप्टेड टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक करने के लिए इनमें से कौन से मेथड का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ए कॉन्ट्रासेप्टिव, बी एमटीपी, सी एमनियोसेंटेसिस एंड डी एआरटी। ऑप्टेड टू, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच मेजर कैन बी ऑप्टेड टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। तो कौन सा तरीका है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करके क्या हो जाएगा, हर बार जो है क्वाइटस से प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, मैरिजेबल एज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन इंडिया इज़। तो ये आप सबको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो है मेल्स की एज कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, और फीमेल्स की कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड हैव ऑल द लिस्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पूछा गया है कि जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यूज़र फ्रेंडली, बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो कैसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए कह सकते हैं हम। बी रिवर्सिबल, सी रिवर्सिबल, ये बी जो है रिवर्सिबल, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सी इजीली अवेलेबल, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। डी है डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव, नहीं, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर वो सेक्स ड्राइव को डिक्रीज़ कर रहा है तो ये जो है उसकी अच्छी बात नहीं है, वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, यानी कि एक्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। हाउ डज क्वाइटस इंटरप्टस मेथड इज प्रैक्टिस्ड बाय कपल्स। ये क्या है, देखो, क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। तो देखिए, कोइटस इंटरप्टस मेथड में क्या होगा कि इंसेमिनेशन, जब इजैकुलेशन होने वाला है उससे पहले क्या करेंगे, इंसेमिनेशन को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है ये, हम एक बार रीड कर लेते हैं सभी ऑप्शंस को। ए बाय अवॉइडिंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, नहीं, ये सही और नहीं है। बाय अवॉइडिंग इंसेमिनेशन जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है कि इजैकुलेशन होने से पहले ही क्या कर देते हैं, हम इंसेमिनेट को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ कॉन्डम्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट ए एड्स एंड अदर एसटीडीज, बी स्पर्मेटोजेनेसिस, सी क्वाइटस एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एड्स एंड अदर एसटीडीज से हम प्रिवेंट हो सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ कॉन्डम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन वॉल्व्स एंड डायफ्राम्स। ऑप्शन ए, दे बोथ प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल्स, बी they are used to cover penis in males, C they are used to cover cervix during coitus, and D they release copper ions to suppress sperm motility। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या होता है, यहाँ पे सर्विक्स को कवर करने के लिए इन दोनों का यूज़ करते हैं, वॉल्व्स और डायफ्राम्स का। ठीक है, यानी कि फीमेल में हम इनका यूज़ करते हैं, मेल्स में यूज़ नहीं करते हैं। और जो कॉन्डम्स है उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, मेल में यूज़ किया जाता है। और ये दोनों ही क्या है, बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये हमें बतानी है। ऑप्शन ए, दे आर यूज्ड बाय फीमेल्स एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। तो देखो, इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइसेस हैं उनको हम कॉपुलेशन के टाइम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, आईयूडीज आर इंसर्टेड इन टू द यूटरस बाय द डॉक्टर। यस, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। देखो, आपने सुना होगा कॉपर टी के बारे में, तो ये सब क्या है, फीमेल की बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं, फीमेल के यूटरस में बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, और किस लिए होते हैं ये भी एक तरह से मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, तो आपको ये याद रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल द लिस्टेड आईओडीज रिलीज कॉपर आयंस एक्सेप्ट। देखो अभी हमने पढ़ा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। तो जैसे कॉपर टी का मैंने आपको एग्जांपल बताया है, तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी आईओडी ऐसी है जो कॉपर आयंस रिलीज नहीं करती है। देखो एक्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन LNG20, बी कॉपर 7, डी मल्टीलोड 375। तो ये तीनों ही देखिए, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, ये तीनों ही क्या है, कॉपर आयंस रिलीज करती है। और कॉपर आयन जो है उसका क्या काम होता है, इट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, इट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करते हैं, ये सप्रेस करते हैं, ठीक है, जो कॉपर आयंस है वो। सिर्फ जो ऑप्शन ए है LNG20 वो क्या है, इसको कॉपर आयंस को रिलीज नहीं करता है, बल्कि जो LNG20 है वो कैसा इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉपर आयंस इन कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए ये अभी मैंने आपको बताया है कि कॉपर आयंस जो है उसका क्या यूज़ होता है कॉन्ट्रासेप्शन में, और ये क्या करता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको सप्रेस कर देता है। तो कौन से ऑप्शन में है ये, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी, यस ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन पिल्स एंड आईयूडीज आर। देखिए यहाँ आपको पूछा गया है कि जब कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड्स हैं, जैसे पिल्स हो गई, आईयूडीज है, तो उनमें कौन से हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या होता है यहाँ पे यूज़ होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसके सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो आप आई थिंक आपके कोई भी डाउट्स जो हैं वो नहीं रहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बन पा रहे हैं इस टॉपिक से, उन सभी को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Among the listed options, contraception is achieved through। देखिए कौन सा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है आउट ऑफ दीज फॉलोइंग, ए ट्यूबेक्टोमी, बी ओवेरिएक्टोमी, सी हिस्टेरेक्टोमी एंड डी कास्ट्रेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड हैव ऑल द लिस्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये ऑप्शन आई थिंक, ये क्वेश्चन जो है आई थिंक रिपीट हो गया है, ये हमने अभी पढ़ा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीज सेक्स ड्राइव, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होनी चाहिए किसी भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MTP भी बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन जो कराते हैं लोग उसी को हम क्या बोलते हैं, MTP बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अभी हम सभी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। ए कैरिड आउट बाय ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, नो दिस इज रॉन्ग। बी इंड्यूस्ड अबॉर्शन, तो बी जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि हम जानबूझकर क्या करा रहे हैं, अबॉर्शन करा रहे हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन करा रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन द ईयर। तो MTP को लीगलाइज्ड कब किया गया था इंडिया के अंदर, ए 1988, बी 1978, सी 1985 एंड डी 1971। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर अल्टरनेटिवली नोन एज। देखिए जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है इनको हम और क्या कहते हैं, शॉर्ट में हम बोलते हैं STDs, ठीक है।
इनको और क्या हम बोल सकते हैं? ए कॉन्टेजियस डिजीज़, बी वेनेरियल डिजीज़, सी वायरल डिजीज़ एंड डी डीजेनरेटिव डिजीज़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वेनेरियल डिजीज़। ठीक है, एसटीडीज़ को हम वेनेरियल डिजीज़ भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई स्टैंड्स फॉर ए रूबेला टाइफाइड इन्फेक्शन, बी रोटावायरस ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन, सी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड डी रोटावायरस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग STIs कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स विद एन इन्फेक्टेड फ्रेंड। देखो कौन सा ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो किससे फैलता है? बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, इन्फेक्टेड नीडल की शेयरिंग करने से। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए एड्स, बी जेनिटल वार्ड्स, सी गोनोरिया एंड डी बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो एड्स है वो क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी स्प्रेड हो सकती है और इन्फेक्टेड नीडल को शेयर करने से भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the given options which set represent sexually transmitted infections only। मतलब इन सभी डिजीज़ में से आपको बतानी है कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, ऑप्शन ए गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनासिस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये सभी जो डिजीज़ है कौन सी है? STIs की डिजीज़ है। नेक्स्ट, ए प्रेग्नेंट लेडी वॉज सफरिंग फ्रॉम ए STI एंड वेरियस टेस्ट कन्फर्म दैट हर बेबी हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज़। द प्रेग्नेंट लेडी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है हु वाज सफरिंग फ्रॉम ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और ये पाया गया कि जो बेबी है उसके अंदर भी वो डिजीज़ क्या हो गई है? स्प्रेड हो गई है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कौन सी डिजीज़ रही होगी? ए जेनाइटल हर्ब्स, बी ट्राइकोमोनियासिस, सी क्लैमाइडियासिस एंड डी हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेपेटाइटिस बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, हाउ डज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए अभी हमने पढ़ा था ART, तो ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, हेल्प एन इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रेन। तो इससे हम कैसे कोई भी इनफर्टाइल कपल है उसको चिल्ड्रेन जो है बच्चे पैदा करने में कैसे ये हेल्प करता है? ए ऑप्शन, बाय ईजिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन। क्या ये अडॉप्शन का मेथड होता है? बी बाय ट्रीटिंग द डिजीज़ एसोसिएटेड विथ इनफर्टिलिटी। क्या ये डिजीज़ को ट्रीट करके किया जाता है? सी बाय, तो ये दोनों ऑप्शन ही क्या है यहाँ पे? गलत है। अडॉप्शन नहीं करते हैं यहाँ पे, और डिजीज़ को भी हम ट्रीट करके जो है इनफर्टिलिटी को क्योर नहीं करेंगे इस मेथड में। सी ऑप्शन है बाय कैरिंग आउट सर्टेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थ्रू स्पेशल टेक्निक्स। यस, सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। देखो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, तो किसी नई टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे क्या है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को किसी स्पेशल टेक्निक की हेल्प से किया जाता है। यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। नेक्स्ट, IVF स्टैंड्स फॉर। तो IVF की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ हम सबको पता होना चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है? IVF की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन केस ऑफ IVF। देखिए IVF में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? अभी हमने पढ़ा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है? ए ऑप्शन, विद इन द फेलोपियन ट्यूब। नो, फेलोपियन ट्यूब में नहीं होता है। बी इन यूटेरस, ये भी गलत है।
सी आउटसाइड द बॉडी एंड डी इनसाइड द वेजाइना। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, आउटसाइड द बॉडी जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ए ऑप्शन इज़ नॉट पॉसिबल। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है, ये बोला गया है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का क्या होता है, इज़ नॉट पॉसिबल तो नहीं हो सकता। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पॉसिबल होगा तभी तो क्या है, बेबी क्रिएट होगा, मतलब बेबी की डेवलपमेंट होगी। बी ऑप्शन कैन बी डन एट 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, सी कैन बी डन आफ्टर द 8th ब्लास्टोमियर स्टेज एंड डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ऑप्शन जो करेक्ट आएगा कि 8th ब्लास्टोमियर स्टेज है उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और आफ्टर 8th ब्लास्टोमियर स्टेज पर भी हम एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द लिस्टेड ARTs आर इंक्लूडेड अंडर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। देखिए जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक है, ET टेक्निक जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसके अंदर ARTs के कौन से टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। मतलब कौन कौन से जो हैं, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक है जिनको ARTs के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे देखो आपको याद रखना है ZIFT एंड IUT, ठीक है। बी ऑप्शन जो है ZIFT एंड IUT, इन दोनों ही मेथड को किसके अंदर रखा गया है, ART के अंदर रखा गया है। एक बार मैं आपको इन दोनों की फुल फॉर्म बता देती हूँ। देखो ZIFT जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। मैं लिख देती हूँ, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ZIFT की फुल फॉर्म क्या होती है, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। दूसरा है IUT। IUT में क्या आ जाएगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। IUT क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ZIFT एंड IUT, ठीक है। ZIFT में क्या होगा, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और IUT में इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कोल्ड गिफ्ट, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज़। तो जो गिफ्ट है उस टेक्निक की फुल फॉर्म क्या है, देखिए GI, अभी हमने पढ़ा था ZIFT जिसको क्या बोला था, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। अभी क्या है, गिफ्ट GIFT। तो इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या होती है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म होती है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ZIFT में क्या था, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और यहाँ पे क्या है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ICSI स्टैंड्स फॉर, ICSI की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे ICSI की फुल फॉर्म देखिए क्या होगी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेक्निक स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ओवम इन द लेबोरेटरी। कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ऑप्शन ए GIFT, ऑप्शन बी ICSI, सी IUT, IUI एंड डी AI। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ICSI जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ICSI जो मेथड है उससे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है स्पर्म जो है उसको क्या कर किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ICSI देखिए अभी हमने पढ़ा है ना, 131 क्वेश्चन में हमने पढ़ा है ICSI। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कुड बी एम्प्लॉयड। कौन सा ऐसा मेथड जिससे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है और कब किया जाता है।
ए ऑप्शन व्हेन फीमेल्स डू नॉट ओव्यूलेट, क्या जब फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं होता तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है? नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में देखो क्या आ रहा है कि आर्टिफिशियली हम स्पर्म इंजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर फीमेल्स में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो उसका कोई भी इससे रिलेशन नहीं होगा, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। बी है मेल पार्टनर फेल्स टू इंसेमिनेट, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है कि जब मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, स्पर्म इंजेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आर्टिफिशियल जो है स्पर्म को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, दोनों बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। फीमेल हैज़ ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब, तो ये तो नहीं होगा, एंड डी भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कपल where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? देखिए अगर मेल में क्या है, स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, ठीक है, तो ऐसे केस में कौन सी टेक्निक जो है सुटेबल होती है फर्टिलाइजेशन के लिए? ए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, बी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, सी गेमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफ़र, एंड डी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा कि वहाँ पे क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 135 क्वेश्चन, इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड इनटू ए वेजाइना, बी यूटेरस, सी ओवम, एंड डी वेजाइना और यूटेरस। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेजाइना और यूटेरस। ठीक है, दोनों ही जगह पे हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, स्पर्म का ट्रांसफ़र कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन डिफर फ्रॉम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र? देखो दो टर्म्स है यहाँ पे, एक है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म का इंजेक्शन करना, और दूसरा क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। दोनों में ही क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे देखो हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन ए, एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस इन आईयूआई, क्या एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करते हैं? बी आईयूआई इज ए टाइप ऑफ आईवीएफ टेक्निक, सी IUI involves the transfer of semen into female's uterus, and D sperm is directly injected into ovum in IUI। तो यहाँ पे देखो जो C ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो IUI है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, उसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ सीमेन इनटू फीमेल्स यूटेरस। ठीक है, सीमेन का ट्रांसफ़र होता है फीमेल यूटेरस के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो IUI जो है IVF टेक्निक तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बाकी सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही लंबा टॉपिक था और इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी हमने कवर करने की कोशिश की है। इसको पढ़ने के बाद जो है मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर से आएगा। हमने पूरी NCERT को MCQs की फॉर्म में डिस्कस किया है। तो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्ड टू एज। देखिए जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो क्या होती है? ठीक है, आपने सुना होगा इम्प्लांटेशन, तो आप लोग बताइए कहाँ होता है इम्प्लांटेशन? आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूटेरस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का। ठीक है, जाइगोट जो है वो अटैच हो जाता है यूटेरस की वॉल के साथ। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन है वो यूटेरस की जगह कहीं अलग जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। जो जाइगोट है वो किसी अदर साइड पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं सभी। प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, रॉन्ग। बी ऑप्शन, प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, ये भी नहीं होगा। सी, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूटेरस, तो सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखो डी नहीं लिखा हुआ है, इम्प्लांटेशन ऑफ डिटेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूटेरस। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ हो जाता है, अदर देन यूटेरस। यूटेरस के अलावा कहीं पे भी हो जाता है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है,
ठीक है। तो इस तरह की प्रेगनेंसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आज की वीडियो यहीं तक, और ये पूरा टॉपिक जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे।